विज्ञान में किस किस चीज की स्टडी करनी है वो देख रहे हैं अपन। तो ये विज्ञान जो है आपका, विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान का मतलब होता है सुव्यवस्थित रूप से किसी भी विषय का अध्ययन करना। तो सुव्यवस्थित रूप से विज्ञान, जिस विषय का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में, उसे अपन विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये परिभाषाएं वगैरह रहती हैं वो अलग है। विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे उसको देख लीजिएगा। पहले अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले आप जंतु विज्ञान पढ़ेंगे। जंतु विज्ञान ये बायोलॉजी का ही हिस्सा है, बायोलॉजी की ब्रांच है। तो अलग अलग ब्रांचों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। जंतु विज्ञान पढ़ेंगे अपन, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, जंतु और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, और इसके अलावा अपन रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, और रसायन के अलावा पर्यावरण। इस समय का सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है, जहां से ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपका पर्यावरण है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसको जरूर विशेष ध्यान रखना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, ये मेरे को देखना सर, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे अपन, यहाँ पर व्यवहारिक पढ़ेंगे जो आपको दैनिक जीवन में आवश्यक है। अपने साथ में होता क्या है कि अपन यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं, और यही अपनी असफलता का एक कारण भी बन जाता है। क्योंकि ये जीएस है आपकी, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना। अब इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग है, किस तरीके से इसको आपको लाभ मिलेगा दैनिक जीवन में, प्रतिदिन में, ये विज्ञान आपकी कहाँ तक सहायता कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उन चीजों के बारे में आपको जानकारियां होनी चाहिए। जिस तरीके से अपन देख रहे हैं वर्तमान में वायरस एक फैला हुआ है, वायरस ने आकर के पूरी दुनिया को एक तरीके से बंद कर दिया है। तो ये वायरस क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वायरस के बगैर जिंदगी कैसी है, वायरस क्या लाभदायक है या हानिकारक है, तो इन सब चीजों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका जंतु विज्ञान। ऐसी वनस्पतियां हैं, कौन सी वनस्पति औषधि महत्व की है, कौन सी वनस्पति आपकी औषधि महत्व की नहीं है, फल फ्रूट्स वगैरह क्या है, किस तरीके से आपको फायदा करेंगे, किस तरीके से नुकसान करेंगे, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। इन सब के लिए, रिसर्च के लिए विभिन्न प्रकार के जो इक्विपमेंट, उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, उन उपकरणों के द्वारा किस तरीके से समस्याओं को खत्म किया जाए, मानव जीवन को कितना सरल और सुलभ बनाया जाए, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे वो भौतिक विज्ञान होगा आपका। विभिन्न प्रकार की दवाइयां कैसे बनती हैं, रसायनों का अपने मानव जीवन में क्या उपयोगिता है, ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल करने की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन सब का अध्ययन अपन किसमें करेंगे, रसायन में करेंगे, रसायन विज्ञान में करेंगे। इसके बाद पर्यावरण। पर्यावरण तो आपका ज्वलंत मुद्दा है। पर्यावरण यदि आपका सही नहीं होगा और पर्यावरण यदि आपका लगातार बिगड़ता चला जाएगा तो फिर आप समझ सकते हो अपना अस्तित्व भी समाप्त पृथ्वी से हो जाएगा। तो इन सब का अध्ययन अपन को यहाँ पर करना है। सभी लोगों को एक बार गुड इवनिंग। अब आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वॉइस यहाँ से तो सही आ रही है, आप थोड़ा सा दोबारा से देख लेना, शालिनी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तो वॉइस ठीक है। एक बार चेक और करना जरा वॉइस को। यहाँ तो वॉइस सही है। क्यों सर, यहाँ तो सही है ना? हाँ यहाँ तो सही, आप एक बार और देख लीजिए। गुड इवनिंग है ना, एक बार और टैली कर लेते हैं, हम अपने यहाँ पे भी देख लेते हैं, आप अपने यहाँ पे भी देख लीजिएगा। वॉइस कम है कैसे? हाँ तो बस ठीक है। हाँ नहीं सही आ रही है, सही आ रही है, सही आ रही है, मतलब वहीं से देखकर सामने एक बार आप देख लीजिएगा जरा वॉइस को, है ना, सही आ रही है, ठीक है। बुक का पेपर नंबर नहीं है, ये मैं व्यवहारिक जानकारी दे रहा हूँ आपको अभी, फिर इसके बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैं आपको जानकारी दे दूंगा कहां से क्या है, वो सब मिल जाएगा आपको, उसकी आप टेंशन ना करें। पहले आप ये देखें आगे लगी, ठीक है सर, अब चालू कर रहे हैं। तो ये विज्ञान में क्या होता है कि इन सब चीजों को अपन को व्यवहारिक पढ़ना है। होता क्या है कि अपन विज्ञान के नाम पर सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर देते हैं, और जब सब्जेक्ट पढ़ना चालू करते हैं तो वहीं से अपन एग्जाम में बाहर होना चालू करते हैं। ये थोड़ी सी साइंस की टर्मिनोलॉजी होगी जो हो सकता है कि आपको परेशान करे टर्मिनोलॉजी को, तो अब 2-3 बार अपन इन शब्दों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपकी समझ में आने लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज का चित्र दिखा करके आपको याद कराऊं। तो वो टर्मिनोलॉजी हो सकता है कि आप प्रोनाउंसिएशन में न बोल पाए, जो नए स्टूडेंट हैं या जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है विज्ञान का, तो उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन वो डरे नहीं, मैं उनके चित्र दिखाऊंगा। टर्मिनोलॉजी को नहीं बोल पाते तो उसको अपन तोड़ेंगे थोड़ा सा, और तोड़ करके अपने याद करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ मिलेगा और लिखे हुए को आपको टच करना है। आपको जरूरी नहीं है कि आप अपन ज्ञान बांटे वहां, आपको केवल एग्जाम कैसे क्रैक करना है, एग्जाम कैसे निकालना है, बस उस पर फोकस करना है।
इसकी रणनीति जो अपन बना रहे हैं वो रणनीति है, सबसे पहले मैं आपको जंतु और वनस्पति यानी बायोलॉजी को उठाएंगे। बायोलॉजी जब अपना अच्छा हो जाएगा फिर इनकी ऑब्जेक्टिव अपन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ अलग से करेंगे। तो मैं ओटियां भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। और एक चीज और है, आप लिंकअप करते हुए एक दूसरे को जोड़ें, वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है। जैसे ही आप ये निकालना चालू कर देंगे, ये मान लीजिएगा विज्ञान आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये विज्ञान आपका एसआई के एग्जाम में भी काम आएगा, ये पीएससी के एग्जाम में भी आपका काम आएगा, एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा जो आपका जेल पुलिस है उसमें 20 नंबर का आपका है ही। और इसके अलावा एक जगह और है जो आपकी एमपी पुलिस आने वाली है, संभवतः बता रहे हैं कि परसों इसकी घोषणा होने वाली है एमपी पुलिस की। तो एमपी पुलिस की जो घोषणा हो रही है उसमें भी आपकी विज्ञान की भूमिका रहेगी। तो विज्ञान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन का एक हिस्सा है, इसको अपन नकार नहीं सकते। व्यवहारिक रूप में इसको पढ़ना है तो आज अपन यहीं से इसकी चालू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए। अरे सर एक मिनट आइए जरा, सर ये रोटेट हो जाता है, जरा इसको इसे बंद करो। चालू करें अपन। अब अपन चालू कर रहे हैं इस टॉपिक को, थोड़ा सा देखो। बायोलॉजी यहीं से अपन चालू कर रहे हैं। ये बायोलॉजी क्या है, पहले बेसिक जानकारी अपन ले रहे हैं। यहाँ से जो जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैं आपको साथ साथ में ही बताता जाऊंगा, क्या क्या ओटी बन रही है। इसके बाद में मैं इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले थोड़े से हो जाए, 2-3 टॉपिक हो जाए, इसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव चालू हो जाए। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी यहीं से अपन चालू कर रहे हैं। यानी बायोलॉजी को हिंदी में अपन कहते हैं जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी को हिंदी शब्दावली क्या है, जीव विज्ञान है, ठीक है ना। यहाँ से तो जीवों, सजीवों यानी जीवधारी। सजीव कौन होंगे, जो जीवधारी होंगे। इन जीवधारियों में वनस्पति भी आती हैं, साथ में आपके जंतु भी आते हैं। तो जिस सजीवों एवं उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी को अपन बायोलॉजी या जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के आप बायोलॉजी की परिभाषा यदि आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में तो नहीं आता है इस तरीके के प्रश्न, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आपके इंटरव्यू वगैरह जब अपन देते हैं तो वहां पर पूछ लिए जाते हैं। अब किसी ने पूछ लिया विज्ञान बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सजीवों का, जिसमें जीवधारी और वनस्पति दोनों है, तो सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सिंपल है, आप पर देख सकते हैं ये आपके सजीव हैं और इनका अध्ययन अपन करेंगे। तो विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक जंतु और दूसरी वनस्पति। ये मेजर ब्रांच है आपकी। वैसे देखा जाए इसकी छोटी छोटी कई सारी ब्रांच है, उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। 3 शाखाएं विशाल है आपकी प्राकृतिक विज्ञान की, उनमें से एक है आपका जीव विज्ञान। और इस जीव विज्ञान में अपन जीव का, जीवन का और जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी इसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करेंगे, जीव का अध्ययन करेंगे। जीव में वनस्पति आता है, ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखें। वनस्पतियों में जीवन होता है, वनस्पतियां उसी प्रकार से रिएक्ट करती हैं जैसे जीवधारी करते हैं, और वनस्पतियां जीवित होती हैं। इसके बारे में सबसे पहले भारत की वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिसे अपन जेसी बसु के नाम से जानते हैं, उन्होंने बताया था। उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया था जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। तो उस कैस्कोग्राफ यंत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था पेड़ पौधे भी हंसते हैं, पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। तो ये उन्होंने बताया था। तो यहाँ जीव जब अपन कह रहे हैं तो इसमें वनस्पतियों को भी अपन शामिल करके चल रहे हैं। तो जीव विज्ञान में क्या होता है, जीव का, उसके जीवन का और जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना का, उसके कार्यों का, उसके विकास का, उसके उद्भव का, पहचान का, वितरण का और वर्गीकरण का के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें क्या क्या है। तो जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। इस विज्ञान में अपन जीव का, यानी जीव विज्ञान है जीव का, जीवन का और जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। हो गया क्लियर, कोई खास नहीं है, सिंपल है, आपका समझ में आ गया होगा आपका। इसके बाद में आ जाता है आपका कि जो जीव विज्ञान है आपका, यानी जीव विज्ञान में हम जीवों की, जीव विज्ञान में हम जीवों की क्या संरचना, यानी उनकी बनावट कैसी है, किस तरीके से दिखते हैं उसका अध्ययन, कार्य क्या कार्य करते हैं ये, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, उद्भव कैसे इनका विकास हुआ, फिर उद्भव होने के बाद ये कैसे कैसे आगे बढ़े, तो विकास, इनकी पहचान क्या है, इनका वितरण क्या है और इनका वर्गीकरण क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। तो जीव विज्ञान में हम जीवों की क्या क्या कर रहे हैं, संरचना का, कार्यों का, उद्भव, विकास, पहचान, वितरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान। सिंपल है।
ये इस तरीके के इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जैसे कभी आप एमपीपीएससी का इंटरव्यू देती हैं या एसआई का इंटरव्यू देते हैं और आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान क्या है ना, क्योंकि सिंपल सी चीज होती है वो अपन यही भूल जाते हैं। फैक्ट तो आपको याद रहेंगे लेकिन इन चीजों को भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब आधुनिक जो जीव विज्ञान है बहुत बड़ा विस्तृत विज्ञान है, इसकी कई शाखाएं हैं। ये नहीं है केवल जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही हो। अब इसमें भी अंदर बहुत शाखाएं हो गई, जैसे एंटोमोलॉजी है, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, इक्तियोलॉजी है, पिसिकल्चर है, सेरिकल्चर है, मोरिकल्चर है। इस तरीके से आधुनिक जीव विज्ञान की छोटी छोटी कई शाखाएं बनाई गई। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है बायोलॉजी शब्द जो है, यानी अपन बायोलॉजी, अंग्रेजी में जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी जो शब्द है ये किसने गढ़ा, ये किसने सबसे पहले दिया? अब यहां से आपका पहला प्रश्न बनता है, सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, बायोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, बायोलॉजी शब्द को देने वाले लोग कौन थे? तो बायोलॉजी शब्द को देने वाले लोग दो थे, एक थे आपके लेमार्क और दूसरे थे आपके ट्रेवी-रेनस। तो दो लोगों ने बायोलॉजी शब्द दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके लेमार्क हैं और ये आपके ट्रेवी-रेनस। तो ट्रेवी-रेनस और लेमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये लेमार्क और ट्रेवी-रेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया है। ये कब दिया था? क्योंकि यहाँ से बायोलॉजी की स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको सन भी याद रखना पड़ेगा यहाँ। तो ये सन है आपका 1801। तो 1801 में बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? आपका लेमार्क एवं ट्रेवी-रेनस ने दिया था। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, ये डेली क्लास रहेगी, ये डेली क्लास रहेगी, लेकिन ऐप पर रहेगी ये आपकी, ठीक है ना। और डेमो क्लासेस है ये आपकी आज के लिए, और इसके बाद में ऐप के द्वारा आप इस पर पढ़ सकते हैं डेली, ठीक है ना। ये अभी ऐप पर वो काम कर रहा है भैया, ऐप को अपडेट कर रहा है, इस वजह से ऐप पर शायद चालू नहीं हो रही होगी। आप इसे अभी उस पर पढ़ लीजिएगा, जरा यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है ऐप पर अभी चालू नहीं कर रही हो, वो अपडेट कर रहा है ऐप को, इसलिए। चलिए, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? लेमार्क और ट्रेवी-रेनस को जाता है। कब किया था? 1801 में। ये आपके लेमार्क है। एवोल्यूशन का जो सिद्धांत है ना, इसके बाद अगली क्लास होगी आपकी विकास की क्लास, एवोल्यूशन। तो ये विकास का जो सिद्धांत है उसे देने का श्रेय किसको जाता है? लेमार्क को जाता है। लेमार्क ने दो चीजों पर ये दिया था सिद्धांत, जिसे अपन प्राकृतिक उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कहते हैं। वहां पर लेमार्क को और डिटेल में पढ़ेंगे। प्राकृतिक उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत ये किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया था। किन जीवों पर दिया था? तो दो जीवों पर रिसर्च करके दिया है। कौन कौन से दो जीव थे? तो वो थे आपका, एक तो जिराफ था और दूसरा था आपका सांप। तो जिराफ और सांप पर रिसर्च करके उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। 2 मिनट हो गया जी, आवाज सही कर, थोड़ी आवाज को सही कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा वेट कीजिएगा जरा, आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हो गया क्लियर? चलिए, हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अभी और डिटेल में बताऊंगा इन चीज़ों को, थोड़ा सा देखते रहिए आप लोग। अब आता है जीवों में मौलिक प्रक्रियाएं। अब एक प्रश्न और आता है कि किन को अपन जीव कहेंगे? ऐसी कौन सी मौलिक प्रक्रियाएं जो जीवों में होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। उनमें से पहली आपकी मौलिक प्रक्रिया वो है पोषण। पोषण, कोई भी जीव हो, जो भी सजीव होगा उसमें पोषण यानी न्यूट्रिशन जरूर होगा। बगैर पोषण के उसे आप जीव नहीं कह सकते। इसके अंतर्गत सभी जीव विशेष पदार्थों के अधिग्रहण से अपने लिए क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा। जैसे अपन लोग हैं, शाम के समय खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, तो पोषण है आपका। ऐसी पेड़ पौधे हैं, ये खनिज लवण वगैरह पानी के माध्यम से लेती हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से श्वसन करेंगे सभी प्राणी। सभी प्राणियों की कुछ मौलिक विशेषता, उनमें से एक विशेषता कौन सी है? पोषण है। एक विशेषता क्या है? श्वसन है। संवेदनशीलता, जो भी जंतु होगा या वनस्पति होगा आपका, वो संवेदनशील होगा, आपका संवेदनाएं व्यक्त करेगा, आपको दिखाएगा। वो जो भी उसको यदि महसूस हो रहा है उसको वो प्रकट जरूर करेगा। इसके अलावा प्रजनन यानी अपनी वंश वृद्धि को भी करेगा। तो ये जीवों की या सजीवों की मौलिक विशेषताएं हैं। तो मौलिक विशेषताओं में ये 4 आती हैं आपकी। एक पोषण आता है, श्वसन आता है, संवेदनशीलता आती है और इसके अलावा प्रजनन आता है। इससे संबंधित 1-2 पॉइंट और अपन बढ़ाना चाहें तो वो भी आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा खास नहीं है यहाँ से। अब प्रश्न आता है आधुनिक जीव विज्ञान का आधार क्या है? आधुनिक जीव विज्ञान का आधार यानी आज अपन लेटेस्ट मॉडर्न बायोलॉजी की जो बात कर रहे हैं उसका मूल आधार क्या है? मॉडर्न बायोलॉजी में आपको क्या स्टडी करना चाहिए? तो मॉडर्न बायोलॉजी का जो आधार है वो है आपका कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। ये ध्यान रखिएगा,
सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत पढ़ना है। आपको पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जीवन कैसे आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन किससे से आया है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन अपन करते हैं। फिर अपन जो बनी है वो किससे बनी है, तो वो कोशिका से बनी है, और उसको उसमें जिन जिन थ्योरियों को लिया गया है वो सब सेल थ्योरी के अंतर्गत आ जाएंगे। किसने दिया क्या दिया वो अपन कोशिका के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद एक और आता है आपका क्रम विकास यानी इवोल्यूशन। अपना विकास कैसे हुआ, सबसे पहले कौन बना, फिर इसके बाद क्या बना, फिर इनकी कड़ियाँ क्या हैं, एक दूसरे से कैसे अपन जोड़ रहे हैं, तो ये क्रम विकास आ जाएगा। तीसरा आपका आ जाता है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने जो लक्षण हैं वो कैरेक्टर जो लक्षण है आपके वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। कुछ लक्षण चले जाते हैं, कुछ लक्षण नहीं जाते हैं। तो ये लक्षणों का आदान प्रदान कैसे होता है उसको हेरिडिटी अनुवांशिकता कहते हैं। ये है आपका। इसके अलावा समस्थापन होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस स्थापन, इसका मतलब होता है जो बाहर का जो वातावरण है आपका, बाहर का वातावरण आपके आंतरिक वातावरण यानी आपका जो शरीर है अंदर उसकी पीएच को किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, उसको किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, यानी बाहरी वातावरण के प्रति आपके अंदर के वातावरण को एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, यह कहलाता है समस्थापन या होमियोस्टेसिस। इसके अलावा ऊर्जा तो आप जानते ही हैं, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन के बाद आपको एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपन कार्यों को करते हैं। तो ये आधुनिक जीव विज्ञान के क्या है आपके आधार हैं। तो आधुनिक जीव विज्ञान के आधार में कितनी चीज़ें आती हैं आपकी, तो ये 5 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। कोशिका सिद्धांत का अध्ययन करेंगे अपन, सेल थ्योरी जब पढ़ेंगे उसमें, इसके अलावा क्रम विकास पढ़ेंगे यानी इवोल्यूशन कैसे अपना विकास हुआ है, इसके अलावा अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के लक्षणों को पढ़ेंगे, इसके अलावा समस्थापन पढ़ेंगे अपन, क्या बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण का संबंध स्थापित किया जाता है तो किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, और ये ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसको दोबारा से, ये तो सब सिंपल है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो ये मैंने लिखा है समस्थापन किसी तंत्र का, तंत्र माने सिस्टम का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके तापमान और पीएच आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो होमियोस्टेसिस अपन किसे कहेंगे, तो यानी बाहरी वातावरण के द्वारा अंदर के वातावरण को, बाहरी वातावरण द्वारा अंदर के वातावरण को मेंटेन करना, टेम्परेचर को और पीएच को, यह कहलाता है आपका। ठीक है, सभी लोगों को नमस्ते भैया। ये मैंने बता दिया, बायोलॉजी के फादर बता दिया आपको। ठीक है ना। हाई कोर्ट के लिए अलग साइंस पढ़ना होगा, या इसी में से काम हो जाएगा आपको शालिनी, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी साइंस से आपका हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी वगैरह सब हो जाएगा। बस अपन केवल क्या करेंगे इसमें, ये मैंने बताया तो है। ये आपका सर बायोलॉजी का फादर कौन है, बायोलॉजी का फादर अरस्तु है। अभी दिखाता हूँ, बायोलॉजी का फादर अरस्तु है, बायोलॉजी का फादर अरस्तु है, जंतु विज्ञान का फादर अरस्तु है, इसके अलावा पॉलिटिक्स का फादर अरस्तु है, और सोशोलॉजी का है, सबका है ये फादर। ठीक है, ये आधुनिक विज्ञान के ये आपके आधार हो गए आपके। अब इसके बाद में प्रश्न आता है आपका फादर ऑफ बायोलॉजी, जो अभी आप कह रही थी सुमन का ये प्रश्न था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिक्स और फादर ऑफ सोशोलॉजी, चारों चीज़ों का पिता एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है, अरस्तु। ये है आपके अरस्तु, देख सकते हो। ये है अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में गहन अध्ययन किया था तथा विज्ञान की एक शाखा के रूप में जीव विज्ञान को स्थापित कराने का श्रेय किसको जाता है, अरस्तु को जाता है। इसलिए इनको अपन फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 एनिमल का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले एक अलग शाखा बनवाई, फिर जंतुओं पर इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी। इसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र पे भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स पे भी बहुत सारी बोली है। पॉलिटिक्स नाम का तो इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है आपका, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान का पिता एवं समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी जानते हैं। अरस्तु के बारे में भी पढ़े। ये यूनान के रहने वाले एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। यूनान आपका यूरोप का एक देश है, जिसे वर्तमान में अपन ग्रीक के नाम से जानते हैं। इनका जन्म स्टेगेरिया नाम की एक जगह वहाँ पर हुआ था, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात। सुकरात का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इतिहास में आता है। तो सुकरात का जो चेला था यानी शिष्य था वो थे आपके प्लेटो, जिन्होंने द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी है। और जो प्लेटो जो थे उनका जो शिष्य थे वो आपके अरस्तु थे, और अरस्तु का जो शिष्य था वो था सिकंदर।
एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था आपका ये कि बताइए सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं। प्लेटो के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु सुकरात हैं। ये तीनों कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान के रहने वाले थे। ये फिलोसफर थे, दार्शनिक यानी फिलोसफर। इनके सोचने की समझने की जो क्षमता है ना वो अलग थी अन्य लोगों से। तो जिन लोगों की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, तर्कशील होते हैं, उनको अपन फिलोसफर या दार्शनिक के रूप में जानते हैं। तो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे ये, और ये अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जाना जाता है। यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये चित्र दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा याद बना रहेगा ये। ओके, हाँ ये क्लास 7 बजे ही रहेगी आपकी, है ना। और ये अरस्तु 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक है, इनकी अपन को जरूरत नहीं है। यूनान के दार्शनिक है, ये मैंने बता दिया। प्लेटो के शिष्य सिकंदर के गुरु थे। ये आप एक क्रम देख लीजिएगा जरा, यहाँ से देखेंगे तो ये प्लेटो है ना, इनके शिष्य आपके अरस्तु हैं, और ये आपका कौन हो गया, सिकंदर हो गया। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे आपके, सुकरात थे। सुकरात साधारण कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे, साधारण कहानियों के माध्यम से। हर चीज़ के बारे में उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। वो व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं हुआ था। उनको जब जहर का प्याला दिया गया था सुकरात को, तो उस समय पे भी बड़े खुश थे, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं दुखी हो रहा हूँ या कोई कारण है। वो लगातार मतलब खुश होते होते उन्होंने जहर का प्याला पी लिया था। इस तरीके की स्टोरियाँ प्रचलन में है उनके बारे में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्टेगेरिया शहर में हुआ था। स्टेगेरिया शहर आपका कहाँ पर है, यूनान में। यानी अब अपन मैप देख रहे हैं थोड़ा सा, इससे आपकी ज्योग्राफी भी आपकी सही होती जाएगी, जैसे आप कंफ्यूज ना हो। ये आप जो देख रहे हैं मैप है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है नीचे देख रहे हैं, और ये आपका इधर का देख रहे हैं एशिया महाद्वीप है, और ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ये आपका यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये कहलाता है आपका यूनान या ग्रीक। और यूनान या ग्रीक इसी जगह पर जन्म हुआ था आपका, किसका, सुकरात का। यहीं जन्म हुआ था प्लेटो का, यहीं जन्म हुआ था आपका अरस्तु का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैप पर देख सकते हैं ये ग्रीक है आपका, ठीक है ना। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक पुस्तक इनकी पॉलिटिक्स है, एक पुस्तक इनकी ऑन दी सोल है, एक ऑन दी हेवंस है, और एक ऑन दी यूनिवर्स है। यानी इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में भी बताया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के बारे में इन्होंने जानकारियाँ न दी गई हों। इस वजह से इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिक्स और फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब इनकी पॉलिटिक्स है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है अरस्तु की ये किताब। अब इनके कुछ कथन है, कथन तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से एक दो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। तो मनुष्य शुरुआत से यानी आपका जो स्वभाव है, तो वो स्वभाव कैसा होता है, एक राजनीतिक जानवर के रूप में होता है। तो एक राजनीतिक जानवर के रूप में मनुष्य अपना व्यवहार करता है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था आपका, हाँ, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन बंद नहीं होगी, ऑनलाइन आपकी अब कंटिन्यू रहेगी। और ये भी ध्यान रखना लगातार केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अभी जल्दी चालू होने वाली नहीं है। लगातार केस बढ़ रहे हैं आपके, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप यदि रहेंगे तो एग्जाम दे लेंगे, और यदि तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर क्या है, कहीं के नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, घर पे ही रहें और पढ़ते रहें। मैं आप लोगों को ऑनलाइन इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा। तो मनुष्य स्वभाव से क्या है आपका, एक राजनीतिक जानवर है। ये किसने कहा था, ये प्रश्न आता है। तो मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है, ये सबसे पहले कहा था अरस्तु ने। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जी आपका, यह स्वभाव बताया था इन्होंने। इसी तरीके से इनका एक कथन और था, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन उसके जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल क्या है, मीठी हैं। तो ये सबसे पहले किसने कहा है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठे होते हैं। ये बताने का जो श्रेय जाता है वो भी आपका अरस्तु को जाता है। तो इनके कथन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठी होती है, किसने कहा है या किसका कथन है ये। तो ये थोड़े से ध्यान रखना, ये सोशलॉजी वगैरह में काम आती हैं। अब इनका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे अपन इसको आसानी से याद रख सकें। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो लेते हैं तो स्क्रीनशॉट मत लो, उनको नोट कर लेना आप लोग बाद में बैठ करके। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप इनको नोट करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। एक बार लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट से तो भूल भाल जाओगे आप। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, इसमें क्या क्या है आपका। तो ये यूनानी दार्शनिक हैं आपके अरस्तु। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्टेगेरिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना ये कहाँ पे है, तो यूनान में है। यूनान को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीक के नाम से जाना जाता है।
ठीक है ना। ये प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। इसके अलावा 2 फादर और हैं, उनको भी आप यहीं पर ऐड कर लीजिएगा, मैंने इसमें नहीं किया है। फादर ऑफ पॉलिटिक्स एवं फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी आप यहाँ लिखें, राजनीति विज्ञान के पिता, राजनीति विज्ञान के पिता, ठीक है ना। और ऐसे ही एक और लिखें, समाज शास्त्र के पिता। ये भूलना यार, ये समाज शास्त्र के पिता, राजनीति विज्ञान के पिता और समाज शास्त्र के पिता। तो इनको भी यहाँ पर आप लोग ऐड करें। अब इनकी कुछ पुस्तकें बहुत सारी हैं इनकी, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आपकी हिस्टोरिया एनिमल पुस्तक है। कौन सी वाली है? हिस्टोरिया एनिमल। इस पुस्तक में इन्होंने 500 एनिमल का वर्णन किया है। तो हिस्टोरिया एनिमल पुस्तक में इन्होंने कितने जानवरों का वर्णन किया था? लगभग 500। और इसके अलावा पॉलिटिक्स है, राजनीति शास्त्र पर बहुत अच्छी किताब है। ऑन द यूनिवर्स है, जो इन्होंने ब्रह्मांड को ध्यान में रख करके लिखी थी। इसके अलावा ऑन दी हेवल्स है, और इसके अलावा ऑन दी सोल है। तो ये इनकी मुख्य पुस्तक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपका। अब आता है वनस्पति विज्ञान की जनक। अभी तक अपन ने किसको पढ़ा था? जंतु विज्ञान भी हो गया, बायोलॉजी हो गई। अब वनस्पति विज्ञान पर आते हैं अपन सीधा। तो वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस, ये वैज्ञानिक है आपके थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी पुस्तक है, इसका नाम है हिस्टोरिया प्लेनेटारम। इसमें भी इन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा जरा। फादर ऑफ जूलॉजी जो है उसने भी 500 एनिमल का वर्णन किया है, और फादर ऑफ बॉटनी जो है आपका, उसने भी क्या किया है आपका? उसने भी 500 प्लांट का ही वर्णन किया है। इसलिए इन्हें शुरुआत में ही वनस्पति विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक। तो वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है आपके? थियोफ्रेस्टस। पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लेनेटारम। हिस्टोरिया प्लेनेटारम ये इनकी पुस्तक है। ये इनका इस तरीके से पिक है, आप देख सकते हैं। वनस्पति पर रिसर्च सबसे पहले इन्होंने ही चालू की थी। अब आता है जो मौलिक प्रश्न है आपका, सबसे ज़्यादा विवादास्पद प्रश्न है और सबसे ज़्यादा जिज्ञासा का भी प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कुछ मत मानते हैं, कुछ मानते हैं। किस तरीके से हुआ, अलग अलग थ्योरी आई हैं। यहाँ पर एक शब्द और आता है परिकल्पना, यानी हाइपोथेसिस। इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा, परिकल्पना। ये परिकल्पना शब्द जो आता है इस इंग्लिश में बोलते हैं अपन हाइपोथेसिस, ठीक है ना, हाइपोथेसिस। तो ये परिकल्पना है। हाइपोथेसिस जो शब्द है आपका, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये किसके संदर्भ में आता है? जब किसी चीज़ के बारे में अपन अपना विचार रखते हैं, शुरुआत में आपने विचार रखा, लेकिन सिद्धांत के रूप में उसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो उसको अपन परिकल्पना कहते हैं। और जब उस विचार को सैद्धांतिक रूप से अपन ने पुष्ट कर दिया, तब उसको अपन क्या कहते हैं? थ्योरी या सिद्धांत। तो ये सिद्धांत अलग चीज़ होती है और परिकल्पना अलग चीज़ है। परिकल्पना प्रारंभिक स्टेज होती है, जैसे आपने कोई चीज़ कही कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। जैसे आपने कहा H2+ ऑक्सीजन मिले तो ये क्या होगा? पानी बनेगा। तो यानी क्या बन जाएगा? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले तो पानी बन जाता है आपका। तो ये सिद्ध कर दिया अपन ने, तो ये सिद्धांत हो गया, फिट है बिल्कुल आपका। लेकिन यदि अपन इसे सिद्धांत नहीं कर पा रहे हैं, ये थ्योरी के रूप में है ना, बता पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? परिकल्पना कहलाएगी आपकी। तो स्टार्टिंग में आपका जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के अलग अलग मत हैं। किसी ने कुछ मत दिया है, किसी ने कुछ मत दिया है। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अपन मतों को समझेंगे पहले। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कई जो लोग हैं वो ये तो मानते हैं कि किसी एक कॉमन चीज़ से आपकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन कैसे हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में अभी तक अपने पास में कहीं कुछ भी प्रमाणित नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। इनको अपन पहले प्राचीन परिकल्पनाओं को देखते हैं। अपन प्राचीन परिकल्पनाओं में क्या क्या आता है आपका, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये है आपकी थ्योरी बिहाइंड बिगिनर्स ऑफ लाइफ अर्थ, यानी आपकी जो जीवन की उत्पत्ति है उससे संबंधित पहले क्या है। तो उसमें पहली थ्योरी आई थी पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया ये पहली थ्योरी है। दूसरी आई थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी आपकी। तीसरी थ्योरी आई बायोजेनेसिस। और चौथी थ्योरी जो आई है केमिकल इवोल्यूशन। वर्तमान में जो मान्य है आपकी वो कौन सी है? केमिकल इवोल्यूशन, क्योंकि इसको सिद्धांत के रूप में सिद्ध कर दिया गया है। बाद बाकी की जो बायोजेनेसिस है इसे भी सिद्धांत के रूप में सिद्ध कर दिया गया है। तो ये तो आपके सिद्धांत हो गए, और ये दोनों की दोनों आपकी क्या है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस है। तो इनमें से हाइपोथेसिस शब्द का इस्तेमाल अपन किसके लिए करेंगे? इन दोनों के लिए करेंगे, और इन दोनों के लिए थ्योरी यानी सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल अपन करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके,
ठीक है ना। अब आगे देख रहे हैं अपन यहाँ सबसे पहले अपन इस थ्योरी को पढ़ेंगे, पेनिस्पर्मिया थ्योरी को। ये थ्योरी क्या कहती है, सीधा सा प्रश्न बनता है आपका यहाँ से। इस थ्योरी को अपन ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांडवाद, यानी थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी कह दिया जाए या पेनिस्पर्मिया कह दिया जाए, दोनों मिलती जुलती थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है, बस केवल मामूली सा अंतर है, कहने का एक तरीका बदल दिया है, लेकिन मेन निचोड़ जो है, परिकल्पना जो है वो यही है। इस परिकल्पना में ये माना जाता है कि जो जीवन है आपका, वो जीवन पृथ्वी पर नहीं था, बल्कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में किसी अन्य जगह पर हुई है आपकी, और वहाँ से स्पोर के रूप में ये पृथ्वी पर उल्का पिंड के रूप में टकराए होंगे, और वहाँ से जो स्पोर पृथ्वी पर टकराए हैं उससे से जा करके फिर जीवन आपका बना है और इस तरीके से विकसित हुआ है। इस तरीके की थ्योरी को मानने वालों में से कुछ लोग हैं, उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो पेनिस्पर्मिया थ्योरी या थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी क्या कहती है आपकी, ये थ्योरी ये कहती है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है। कहाँ पर हुई है, ब्रह्मांड में हुई है। इसलिए मैंने आपको ये ब्रह्मांड का एक पिक दिखा रहा हूँ, देखिए जरा यहाँ से देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड का पिक है। ये आपका मैं सोलर सिस्टम दिखा रहा हूँ अपना, ये पीछे ब्रह्मांड चल रहा है, ये आपका सोलर सिस्टम है। तो ये थ्योरी ये कहती है, पेनिस्पर्मिया हाइपोथेसिस ये सुझाव देती है कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह से हुई है। ब्रह्मांड का कोई अन्य ग्रह हो सकता है मंगल हो सकता है बृहस्पति हो, या हो सकता है अनंत गहराइयों में और कोई हो, तो वहाँ पर ये बना और वहाँ से बीजाणु को अपन क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। स्पोर, बीजाणु के लिए स्पोर शब्द का इस्तेमाल होता है। बीजाणु या स्पोर साधारण कणों के रूप में ये पृथ्वी पर आकर के टकराए और पृथ्वी पर टकरा करके फिर इनका यहाँ से विकास होना चालू हुआ है। तो ये थ्योरी पेनिस्पर्मिया थ्योरी है आपकी, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ये सुझाया गया है कि जीवन बिग बैंग के कुछ समय बाद 1.7 करोड़ वर्ष पुराना था जब उत्पन्न हुआ होगा। पेनिस्पर्मिया जो हाइपोथेसिस है केवल ये बताती है कि जीवन कहाँ से आया। ध्यान देना जरा, इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी क्या है, ये तो बता रही है कि ये जीवन कहाँ से आया, कहाँ से आया मतलब ब्रह्मांड में किसी ग्रह से आया, लेकिन ये नहीं बताती है कि जीवन की उत्पत्ति फिर कैसे हुई पृथ्वी पर। ये अपन ने मान लिया इस थ्योरी में, इन्होंने कहा कि जीवन पृथ्वी पे नहीं था बल्कि कहाँ पे था, दूसरे ग्रह पे था। तो दूसरे ग्रह पर स्पोर के रूप में ये पृथ्वी पर आया, आकर के पृथ्वी से टकराया, उसके बाद में यहाँ से जीवन हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति नहीं बता रही, ये केवल क्या बता रहा है, ये केवल ये बता रहा है कहाँ से जीवन आया, लेकिन वहाँ पर जीवन कैसे आया उसके बारे में ये कैसी है, मौन है। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अपन इसे थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका ब्रह्मांड है, ये इस तरीके से ये मान के चलो कि स्पोर है यानी बीजाणु है, ये आपका आगे बढ़ा बीजाणु, इस तरीके से ब्रह्मांड से आगे बढ़ता हुआ कहाँ पर आ गया, ये अनंत ब्रह्मांड में घूम रहा है आपका, इस तरीके से अनंत ब्रह्मांड में घूम रहा है। ब्रह्मांड से घूमता हुआ पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर के ये टकराया। तो इस तरीके से पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी पर आकर के क्या करता है, ये टकराता है। टकराने के बाद में ये छोटे छोटे इस तरीके के स्पोर में बट गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्पोर में बटा है आपका, और छोटे छोटे स्पोर में बटने के बाद में अब ये क्या होगा, आपका यहाँ से जाकर के जीवन होगा। अब यहाँ से आपकी वनस्पतियाँ पैदा हुई, तो इस तरीके से वनस्पतियों का जन्म हुआ आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका वनस्पतियों का जन्म हुआ। क्लियर है। और इन वनस्पतियों के द्वारा फिर पेड़ पौधे बने आपके। और इस थ्योरी को जो मानने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इस थ्योरी को गढ़ा था या हिस्टोरियन की सुनाई, उसमें एक तो रिचटर है आपके, इसके अलावा एक और है एरहिनियस है आपके, और एक और है हॉयल। तो ये लोग कॉस्मोलॉजी थ्योरी यानी ब्रह्मांडवाद के कौन समर्थक हैं, रिचटर, एरहिनियस तथा हॉयल। तो रिचटर, एरहिनियस तथा हॉयल, इन लोगों ने मिलकर के इस थ्योरी को दिया है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों का। अब अपन दूसरी थ्योरी पर जाती हैं। यहाँ पर इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जननवाद का सिद्धांत। इसे अपन स्वतः जननवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के में। हाँ, इसी तरीके से कंसंट्रेट से आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। स्वतः जननवाद का सिद्धांत, स्वतः, स्वतः माने स्वयं, अपने आप ही, जनन, जनन यानी प्रजनन, रिप्रोडक्शन का सिद्धांत है। यह कहता है कि जीव की जो उत्पत्ति है अपने आप हुई है। ये सिद्धांत क्या कहता है, जीव की उत्पत्ति जो है वो अपने आप हुई है, यानी यहाँ पर पहले से उपस्थित जीव से नहीं हुई है, बल्कि क्या है, पहले अपने आप ही जीव की उत्पत्ति हुई है। इस सिद्धांत को जो गढ़ने का काम किया है, थ्योरी देने का काम किया है, उसका विचार को अरस्तु ने दिया था। इसके अलावा एक और है वॉन हन। तो दो लोगों ने इस विचार को दिया है। तो देख रहे हैं अपन, तो स्वतः जननवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये सिद्धांत अरस्तु वॉन हेलमोंट ने दिया था। तो इसे देने वाले लोग कौन कौन है, एक तो अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिक्स और फादर ऑफ सोशोलॉजी, और दूसरे कौन है, वॉन हेलमोंट। तो वॉन हेलमोंट और अरस्तु ने यह सिद्धांत दिया है। अब ये परिकल्पना क्या कहती है, ये परिकल्पना कहती है कि जीव की उत्पत्ति ऐसे पदार्थों से होती है जो सजीव नहीं होते,
सजीव नहीं होते। यानी जीव की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई है? निर्जीव से हुई है। कुल मिलाकर के आपको इस थ्योरी में केवल एक शब्द पर ध्यान देना है। ये स्वतः जननवाद का सिद्धांत कहता है कि निर्जीव पदार्थों से, निर्जीव से क्या आया है? जीवन आया है। ये ध्यान रखना है बस आपको। निर्जीव पदार्थ से या अजीवित पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत कौन कह रहा है? स्वतः जननवाद का सिद्धांत। समझ में आया? और इस सिद्धांत को मानने वाले लोग कौन है? तो दो लोग हैं, एक अरस्तु है और एक आपके कौन है? वॉल हेलमोंट। वॉल हेलमोंट ने तो यह एक प्रयोग भी कर दिया। प्रयोग में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देखा था कि 21 दिन तक यदि हम पसीने में भीगी हुई आपकी जो कमीज है, कपड़ा है आपका, उसे गेहूं की बाली में रख दिया जाए, गेहूं की बाली में या गेहूं के भूसे में रख दिया जाए आपका, तो 21 दिन बाद यहाँ चूहा पैदा हो जाते हैं। यानी गेहूं जो है वो कैसा है? निर्जीव है। जो आपकी शर्ट कैसी है? निर्जीव है। और उससे चूहा कैसा होगा? जीवित हो गया। ये थ्योरी दे दी उन्होंने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये परिकल्पना है क्या? सिद्धांत है। तो सिद्धांत रूप में तो ये लागू है ही नहीं, तो ये सीधी सीधी क्या हुई आपकी? ये परिकल्पना है आपकी। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इन्होंने इसको गढ़ा था, इसलिए परिकल्पना कहा जाता है इसे। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो जीवन है ये कैसे आएगा? अजीवित से आएगा। ये थ्योरी ये कहती थी। वॉन हेलमोंट का विचार था कि मनुष्य के पसीने में भीगी कमीज तथा गेहूं की बाली को एक साथ रखने से 21 दिन में चूहे स्वतः क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। ये वॉन हेलमोंट का मानना था। ये देख सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी गेहूं है, ये दोनों को मिलाया, ये पसीने से भीगी हुई आपकी कमीज है, और यदि इनको करते हैं तो चूहा पैदा हो जाते हैं। क्या संभव है? ये संभव नहीं है। इस वजह से इसे सिद्धांत नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? परिकल्पना मानते हैं, हाइपोथेसिस है। बाद में नकार दिया गया। अब कैसे रहा होगा? हो सकता है कि पुराने ज़माने में लोगों के पास में ज़्यादा घर वगैरह वैसे तो होते नहीं थे, तो वहाँ पर गेहूं का बाली वगैरह रखी होंगी या गेहूं का भूसा रखा होगा, उसी जगह पर इन्होंने शर्ट टांग दी होगी, वहीं पर चूहिया ने बच्चे दिए होंगे, और बच्चों को देख करके इन्होंने सोचा होगा हो सकता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या हो गया? ये बच्चे आए। और इस तरीके से वो सिद्धांत अरस्तु ने दिया था, उसी सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। ये ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है ना। तो ये स्वतः जननवाद का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये निर्जीव से जीवन, ये क्या कह रहा है? एक लाइन में समझो, निर्जीव से जीवन। तो निर्जीव से जीवन के बारे में स्वतः जननवाद का सिद्धांत कहता है। किन किन लोगों ने प्रयोग किया है? तो दो लोग हैं आपके। कौन कौन है? अरस्तु है समर्थक, दूसरा कौन है? वॉल हेलमोंट है। वॉल हेलमोंट ने इसके बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था 21 दिन प्लस गेहूं की बाली प्लस आपका कमीज और बराबर क्या हो जाएगा? चूहा। तो चूहा की उत्पत्ति। तो इस तरीके से छोटी छोटी स्टोरी आप बनाइएगा और आप याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद में ये जॉन नीडल आए थे, नीडम, जोहन नीडम, इनका नाम है जोहन नीडम। जोहन नीडम ने क्या किया? जो आपका अरस्तु का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था। ये लाइन थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये मेरे नोट्स में ये लाइन नहीं है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस लाइन को नोट कर लें आप लोग कि ये जॉन नीडम है। जॉन नीडम एक पादरी थे, वैज्ञानिक भी थे, और इन जॉन नीडम ने क्या किया? एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने अजीवित चीज़ों से जीवन बना दिया, यानी जीवित किया था एक प्रयोग द्वारा। हालांकि वो प्रयोग कैसे किया, क्या हुआ उसमें, वो एक स्टोरी अलग है, लेकिन उन्होंने एक प्रयोग करके इस तरीके से गढ़ा था। तो बायोजेनेसिस के सिद्धांत में इन्होंने जाकर के एक थ्योरी, वो स्वतः जननवाद के सिद्धांत के समर्थन में ये प्रयोग किया। इसमें क्या किया? इन्होंने बीकर लिया और इस बीकर में कुछ शोरबा रखा और इसको गर्म किया इन्होंने, ठीक है ना। गर्म करने के बाद में कुछ समय के बाद में इन्होंने फिर इसको कॉर्क से बंद कर दिया इस तरीके से, और बंद करने के बाद में जॉन नीडम ने देखा था कि यहाँ पर जीवाणु आ गए आपके। अब इनका मानना क्या था? जो अरस्तु कह रहा था वही था। अरस्तु ने क्या कहा था कि अजीवित से जीवन आया है। यहाँ पे भी क्या था? वही अजीवित से जीवन आ गया आपका। अब आपको भी लगेगा कि ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन इसमें अब कई पेच हैं आपके। पेच क्या है? जैसे अपन ने ये गर्म किया, गर्म करने के बाद में इसे कितनी देर तक खुला रखा। जो जार लगाया है आपका, मुंह पर ढक्कन लगाया था, हो सकता है उसे 1-1.5 घंटे तक ठंडा होने दिया हो इन्होंने, और जब ठंडा हो गया तो सीधी सी बात है, बाहर जो आपके प्रकृति में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फैल रहे हैं जो आपको दिखते भी नहीं है, वो इसके अंदर चले गए हवा के माध्यम से। उसके बाद आपने ढक्कन बंद किया, ठंडा तो हो चुका था, तो ये जीवन तो यहाँ पनपे गई आपका। तो ये भी तो हो सकता है, और ये हुआ भी था, वास्तविकता यही थी। तो इस तरीके से आगे चल करके इस थ्योरी को भी नकार दिया गया, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न यहाँ से क्या बनता है उसको समझ लें। प्रश्न आपका ये बनता है कि जो स्वतः जननवाद का सिद्धांत है उसके समर्थन में किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो वो वैज्ञानिक का नाम कौन है? जॉन नीडम। ये लाइन मेरे नोट्स में नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में मेन थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी जीवात जीव उत्पत्ति का सिद्धांत। इंग्लिश में अपन इसे बोलेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और हिंदी में बोलेंगे जीवात जीव उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीव से ही हुई है। और जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? पहले से जो जीव है उसी से उन्हें है। अब इस थ्योरी में
विश्वास रखने वाले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया था, उसमें एक वैज्ञानिक आपके इटली के वैज्ञानिक है जो है फ्रांसिस्को रेड्डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसिस्को रेड्डी हैं, ये आपके लेज़ेरो स्प्लेंजानी हैं और ये आपके लुई पाश्चर हैं। ये 3 लोग हैं। कौन कौन से हो गए? फ्रांसिस्को रेड्डी, लेज़ेरो स्प्लेंजानी और लुई पाश्चर। अब देखो जरा यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न आएगा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के समर्थक कौन है, तो ये तीनों नाम आ जाएंगे। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सैद्धांतिक रूप से किसने सिद्ध किया, ध्यान देना जरा। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को सैद्धांतिक रूप से किसने सिद्ध किया, यदि प्रश्न ऐसे आता है तो वो हो जाएगा आपका लुई पाश्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये समर्थक हैं, इन्होंने भी प्रयोग किए, तो इनका नाम क्यों नहीं ले रहे अपन? तीनों नामों में से इनको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उन बातों को भी स्पष्ट रूप से कर दिया था जिन बातों को ये नहीं सुलझा पाए। क्या हुआ था वो अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिए जरा, इसमें पहला ले रहे हैं अपन कौन सी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में फ्रांसिस्को रेड्डी वाली। 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव वस्तुओं से नहीं। और उसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग इनका ये था। इस तरीके के इन्होंने एक जार लिया था, ये देख सकते हैं अपन, ये जार लिया है इन्होंने। अब यहाँ पर एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें से क्या किया था इन्होंने, इसको तो एकदम ढक दिया, ये पूरा का पूरा ये ढक गया और इसको खुला छोड़ दिया। जब खुला छोड़ दिया तो ये देखें धीरे धीरे ये काला होता चला जा रहा है आपका। हालांकि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 3 बोतलों में किया था, वो ये वाला है आपका, ठीक है ना। और ये वाला जो है ये बंद है, बिल्कुल एयर टाइट है, तो इसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हवा नहीं पहुंच रही। और यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस वगैरह इसके अंदर तक पहुँच गए। इस तरीके से इन्होंने क्या कहा था कि जीव की उत्पत्ति पहले से ही है। लेकिन जो इनके विरोधी थे, उन विरोधियों ने यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि जीवन के लिए हवा चाहिए। आपने चूंकि यहाँ पर हवा टोटल बंद कर दी है, इस वजह से ये थ्योरी कैसी हो गई, फेल हो गई। मतलब वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए कि ये कीड़े वगैरह क्या है। तो यहाँ पर तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस सिद्धांत को इस तरीके से थोड़ा सा रिजेक्ट करने की कोशिश की गई। अब देखो यहाँ पर कीड़े हैं और इसमें कोई कीड़े नहीं है। अब एक और इसके बाद आए स्प्लेंजानी, इन्होंने भी इसी तरीके का प्रयोग किया। इन्होंने भी एयर टाइट बंद कर दिया। देखिए आपका ये गर्म कर रहे हैं और ये एयर टाइट यहाँ पर ये गर्म किया, फिर ये ठंडे के लिए छोड़ दिया, ये आपका जीवन आ गया यहाँ पर। और इसमें तीनों में इसको एयर टाइट बंद किया यहाँ पर इन्होंने। यहाँ पर ये देखिए कोई जीवन नहीं आया, कोई जीवन नहीं आया। इस थ्योरी में भी क्या कहा गया, इसको भी कैसे नकारा गया, वही हवा के लिए, क्योंकि हवा नहीं गई इस वजह से यहाँ पर जीवन नहीं आया। सिद्ध तो किया लेकिन फेल कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग आलोचक होते हैं और वो केवल आलोचना के लिए आलोचना करती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि ये बात सही है या गलत है, अपना दिमाग नहीं लगाते। जैसे एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। एक वैज्ञानिक ने एक आविष्कार किया था और वो आविष्कार किया था किसका, पानी की बड़ी जहाज का। पानी का बड़ा जहाज किसका बना होता है, आप जानते ही, लोहे का बना होता है, बहुत विशाल होता है। और पानी के जहाज को उसने घोषणा करी थी कि मैं उसमें नदी में से चला करके आपको दिखाऊंगा। अब उनके जो आलोचक थे उन्होंने आलोचना करना चालू कर दी कि ये पानी का जो जहाज है ये उसमें चलेगा नहीं बल्कि पानी में डूब जाएगा। जब कील डूब जाती है तो ये जहाज भी डूबेगा। वो आलोचकों ने वहाँ पर उनका मजाक उड़ाने के लिए उस स्थान पर पहुँच गए और जब उन्होंने देखा था कि पानी का जो जहाज है वहाँ पर टिका हुआ है और उसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करके उन्होंने चलाना चालू किया। अब आलोचकों के पास में कोई जवाब नहीं था। अब उन्होंने दूसरी कहानी गढ़ दी कि ये चल तो गया है, अब ये रुकेगा नहीं। कुल मिलाकर के क्या है, कहानी का सार क्या है, तो कहानी का सार ये है कि सिर्फ हमें आलोचना करनी है किसी भी कंडीशन में। तो वही चीज़ यहाँ पर इनके साथ में भी हो रही थी। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लगातार इनकी आलोचना किसकी वजह से हुई, इसी चीज़ के लिए। अब इन चीज़ों का जवाब जो दिया था वो किसने दिया था, आपका लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने इस तरीके की नौकाकार, ये प्रश्न आता है कि स्वाइन नेक बोतल का अपने सिद्धांत में किसने प्रयोग किया था, तो ये लुई पाश्चर ने किया। स्वाइन नेक का मतलब होता है हंस के आकार की, ये हंस के गले के आकार की है ना, हंस का गला ऐसा ही होता है आपका। इसमें इस तरीके का इन्होंने प्रयोग किया था। इसमें क्या, इसको गर्म किया, गर्म करने के लिए इन्होंने यहाँ से ले जा करके, इसमें हवा आ रही है आपकी, हवा। अब जो भी बीजाणु आएगा, स्पोर आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वो हवा के द्वारा इसमें अंदर यहाँ तक आकर के चिपक गया, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा आपका। तो इस तरीके से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आप देखिए हवा भी आपकी आ रही है लेकिन यहाँ कोई जीवन नहीं आया। लेकिन यहाँ से जब अपन कट लगा देते हैं तो डायरेक्ट इसमें पानी अंदर हवा इसके अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर इसमें बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, उसके कारण से यह जीवन आ जाता है। तो मैंने आपको पहले जो बोला था उसी चीज़ है कि ये सिद्धांत रूप में किसने सिद्ध किया है, सब प्रश्नों के जवाब किसने दिए, तो वो जवाब किसने दिए, लुई पाश्चर ने। वो किसके आधार पर दे पाए, क्योंकि उन्होंने जो ये बोतल ली थी वो किसके आधार की बोतल ली थी, नेक वाली ली थी, हंस के आकार की। जैसे यहाँ तक आपकी हवा तो अंदर पहुँच रही है लेकिन बैक्टीरिया वायरस यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। जैसे अपन ये प्रयोग देख सकते हैं, इस तरीके का ये गर्म किया जा रहा है आपका, ये इस तरीके से गर्म कर रहे हैं ये, ठीक है ना। और गर्म करने के बाद इन्होंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से कट लगा दिया। इसके बाद ये कट लगाया और जब कट लगाया तो डायरेक्ट हवा यहाँ तक पहुँच गई आपकी, और जब डायरेक्ट पहुँचेगी तो वो ख़त्म ही हो जाएगा आपका।
तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का ये प्रयोग इन्होंने किया था और सिद्ध हो गया था इनका। अब इसके बाद आती है आपकी नई थ्योरी जो सर्वाधिक मान्य है, जिसे अपन केमिकल एवोल्यूशन के नाम से जानती है। इसे क्या कहा जाता है? केमिकल एवोल्यूशन। इसको देने का जो श्रेय जाता है वो ओपेरिन को जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को अपन ओपेरिन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? केमिकल एवोल्यूशन कह दो आप इसे, या ओपेरॉन की परिकल्पना। ठीक है ना, यहाँ परिकल्पना शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी सिद्धांत रूप से इसे पूर्ण रूप से अपन सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्तमान में सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो आपकी परिकल्पना यही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये रूस के जैव रसायन वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था AI ओपेरिन। आधुनिक परिकल्पनाओं में सर्वाधिक युक्ति संगत और मान्य परिकल्पना जो है आपकी, यानी हाइपोथेसिस है, वो किसकी है? ओपेरिन की है। जब तक अन्य वैज्ञानिक और कोई नया रिसर्च लेकर के नहीं आएंगे तब तक अपन इसी को सर्वमान्य मानेंगे। अब ये क्या कहती है उसको देखें। ओपेरिन के अनुसार आदिकालीन समुद्र में, आदि माने प्रारंभिक जो समुद्र था उसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, और जो आदिकालीन समुद्र है इसी में पहले जीव की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं आपस में हुई, उन रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप RNA बना। ये ध्यान रखना जरा, यहाँ से जीव का जो जीव बना है वो RNA से बना है, आपका RNA के बाद फिर DNA ये है, तो मेन इकाई आपकी कौन है? RNA। ये सर्वसम्मति है आपकी। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों में बांट सकते हैं। इसमें से पहला चरण कहता है साधारण अणुओं का निर्माण। तो पहले चरण में सिंपल अणु बने थे। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस थी आपकी? हाइड्रोजन गैस थी। इसके अलावा ऑक्सीजन थी, कार्बन था और नाइट्रोजन थी। तो पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसी हल्के परमाणुओं के परस्पर सहयोग से क्या बना? आपका जल बना, अमोनिया बनी और मीथेन बनी। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इन्होंने आपस में रिएक्शन करा पहले में, और रिएक्शन करने के बाद में साधारण अणु बने। साधारण अणु में मॉलिक्यूल में क्या बना? जल का बना, अमोनिया का बना और मीथेन का बना। इस तरीके से यौगिकों का निर्माण हुआ। टेम्परेचर उस समय बहुत ज़्यादा था, इसके कारण से ये सब चीज़ें किसके रूप में थी? गैस के रूप में थी। तापमान ज़्यादा होने के कारण से उस समय पर ये वायुमंडल में गैस के रूप में पाई जाती थी ये तीनों चीज़ें, जिसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मीथेन है, अमोनिया वगैरह हैं आपकी, और ये सब गैस के रूप में थी क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा था। इसके बाद में दूसरे चरण पर आते हैं। दूसरे चरण में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। पहले क्या था? अकार्बनिक अणु है, अब है कार्बनिक अणुओं का निर्माण। इसमें से मीथेन एक सक्रिय यौगिक है, इसके द्वारा अन्य यौगिकों की रासायनिक क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक अणु बने। तो मीथेन एक सक्रिय एक्टिव है और इसी से अन्य कार्बनिक अणु बने थे। फिर आगे चल करके फिर आपका शर्करा बनी, शर्करा माने कार्बोहाइड्रेट बनी, है ना। ग्लिसरीन बनी आपकी, बसी अम्ल बनी और अमीनो एसिड बने। यानी आपकी कुल मिलाकर के क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन तीनों की जो मूल इकाई होती है उसका निर्माण हुआ था। यानी कार्बनिक अणु कैसे बने? सिंपल वाले बने थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये दूसरा चरण है आपका जहाँ सिंपल कार्बनिक अणु बने। अब इनको प्रयोगशाला में भी सिद्ध कर दिया गया है, और प्रयोगशाला में इनको सिद्ध करने का श्रेय जाता है मिलर और ओरे को। मिलर और ओरे ने एक प्रयोग किया था, इस तरीके का ये प्रयोग था। उसी समय का जो टेम्परेचर था, उस तरह का जो वातावरण था आपका समुद्र में, उस तरीके का वातावरण इन्होंने इस तरीके से प्रयोग में बनाया, और बनाने के बाद यहाँ पर इनको इसको सिद्ध करने का इनको काम किया था। और यहाँ पर ले जा करके मिलाया, इसमें इनको क्या मिला था? मीथेन मिला, अमोनिया मिली, हाइड्रोजन और पानी का निर्माण हुआ था। टेम्परेचर इन्होंने कितना रखा था? यहाँ पर टेम्परेचर रखा 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया तो इनके सब की आपस में संघनित होने से क्या बना? अमीनो एसिड बने, अमाइनो एसिड का निर्माण हुआ। फिर और क्रिया ये लगातार आपकी आगे बढ़ती चली गई क्रियाएं। फिर इसके बाद शुगर बनी, शुगर माने कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आपके पिगमेंट बने, आपके क्लोरोफिल वगैरह। इसके अलावा नाइट्रोजन की बेस बनी और फैट बना, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विभिन्न प्रकार के पिगमेंटों का निर्माण हुआ था। तो ये प्रयोग किसने किया था? मिलर ने किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा चरण आता है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे शर्करा के अणु आपस में जुड़े, शर्करा माने कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट के अणु कौन कौन से हैं? फ्रक्टोस है ना, आपका सुक्रोस है, माल्टोस है, लैक्टोस है, ग्लूकोस है। इन्हें अपन मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में कहते हैं। ये आपस में जुड़े और जुड़ करके आपके क्या बने? पॉलीसेकेराइड, जैसे सेल्यूलोज है आपका, स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, इसका निर्माण हुआ।
ये आपके देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी रासायनिक क्रिया में ग्लिसरीन और वसा के अणु बने और वसा यानी फैट बना आपका। इसके बाद में अमीनो एसिड आपस में मिले, अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण हुआ। यानी इस वाले बिंदु में जाकर के आपके जो सिंपल अणु थे वो मिलकर के जटिल अणुओं का निर्माण किया, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण यहाँ पर हुआ। और प्रोटीन के अणु रासायनिक जगत के सबसे बड़े अणु समझे जाते हैं। यहीं से आपका एक प्रश्न बनता है कि बताइए किसके अणु रासायनिक जगत में सबसे बड़े मॉलिक्यूल अणु हैं, तो आंसर होगा प्रोटीन का। इसके बाद आपका चौथा चरण आता है, इसमें अणुओं की क्रियाशीलता हुई, जैसे मीथेन, अमोनिया और जल के अणुओं की क्रियाशीलता के फलस्वरूप प्यूरेन और क्या बना था, पिरिमिडीन बना। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक संयोग से अत्यंत जटिल सुपर अणु बना और उस अत्यंत जटिल सुपर अणु को नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। ये आपका सुपर मॉलिक्यूल, सुपर अणु। तो सुपर अणु जो बना है वो कौन सा है आपका, न्यूक्लिक एसिड। तो इसका निर्माण हुआ था लगातार रासायनिक क्रियाओं के दौरान। और इसे आप प्रयोगशाला में भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए ही मिला था। इन्होंने प्रयोगशाला में न्यूक्लिक एसिड का कृत्रिम रूप से निर्माण कर दिया, यानी आरएनए बनाया है। तो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में आरएनए का निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है, तो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक अमेरिका में निवास कर रहे हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के जो आपका रायपुर एक जगह है, वहाँ मुल्तान जगह है, मुल्तान के पास एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था मुल्तान के पास। और ये बाद में अमेरिका में सेटल हो गए। भारतीय मूल के थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद पांचवा चरण आता है, कोशिका का निर्माण हुआ इस चरण में। इस चरण में जो सबसे पहले कोशिका बनी उसका नाम था कोइसबरेट। ये इस कोशिका बनी है। आगे चल करके कोइसबरेट कोशिका से पहली कोशिका का निर्माण हुआ। पहली जो कोशिका थी उसको नाम अपन ने दिया था प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या नाम दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ। फिर इसके बाद एक जटिल कोशिका बनी जिसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या बनी, कोइसबरेट बनी। कोइसबरेट से क्या बना, प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी। प्रोकैरियोटिक कोशिका वर्तमान में किस में पाई जाती है, तो ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी में, और किसी में नहीं मिलेगी। इसके बाद जटिल कोशिका बनी जिसे अपन ने नाम दिया यूकैरियोटिक कोशिका नाम दिया है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका आपकी पाई जाती है, इन दोनों को छोड़ दो, सभी जंतु जगत में और सभी वनस्पति जगत में। इसमें केंद्रक वगैरह पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इस कोशिका ने क्या किया था, विकास किया, और विकास करके आगे चल करके ये क्रम चालू हुआ। और अपन जितने भी जंतु जगत है या जीव है वो एक कोशिका से विकसित होकर के फिर अपन लगातार प्रोग्रेस अपन ने की है। तो इस तरीके से आप लोगों की हो सकता है समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक था आपका कि बायोलॉजी क्या है। अब आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। कल अपन जो पढ़ेंगे, कल का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा विकास कैसे हुआ है। तो विकास की थ्योरी वगैरह इन सब के बारे में कल अपन स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा कोचिंग पे आकर के। कई लोग ये सोच रहे हैं कि यदि हम एक ही आईडी से पढ़ लेंगे, तो ये ध्यान रखना, एक आईडी केवल एक में ही रहेगी, दूसरे में आप डालेंगे तो आपके में से लॉग आउट हो जाएगी वो, यानी ब्लॉक हो जाएगी वो अपने आप। और एक बार ब्लॉक हो गई तो दोबारा से फिर इसका पैसा लगेगा, तब जा करके वो ओपन होगी। तो इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि आप एक ही आईडी से 2 या 3 मोबाइलों में डाल करके चला सकते हैं। एक आईडी केवल एक ही मोबाइल में चलेगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और एमपी पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि परसों के दिन यानी 16 सितंबर को संभवतः एमपी पुलिस की भर्ती आ जाएगी। तो इसलिए इसको भी क्लियर रखना। और कई तरीके की अफवाहें शहर में चलती रहती हैं, तो उन अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी का ये बायोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, यहाँ से संबंधित हो, तो मेरे से अभी आप पूछ सकती हैं। फिर मैं इनकी ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं इन सब के तरीके बताऊँगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, एसएससी स्टेनो के लिए ये साइंस आपकी काम आएगी। ये कोई बाहर नहीं गई है, एसएससी स्टेनो में ये साइंस आपकी काम आएगी। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, घर में ही रहें। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी
रहेंगी, ऑफलाइन क्लासेस संभवतः न लगें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में अभी कोई दवाई नहीं आई है, लगातार केस बढ़ रहे हैं, घर में अपन सुरक्षित रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मुलाकात